हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक फ्यूचर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैथ की सीरीज मैं लेकर आऊंगा और मैथ में आज मैं पहला चैप्टर है संख्या पद्धति जिसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्याएं किन्हें कहते हैं। संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि के मापन के लिए जिस आधार का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संख्याएं कहते हैं। तो ये बात एक बेसिक सी बात थी जो कि हमने डिस्कस की। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ कि नंबर की जो हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति हमारे चैनल का नाम है, याद कर लीजिए सभी लोग, एकेडमिक फ्यूचर। और जिस किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी पूछना है ग्रुप डी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 7860768623। तो देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, संख्या पद्धति यानी संख्याओं को पढ़ने के लिए या सीखने के लिए हमें किन पद्धतियों को जानना आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले एक पद्धति आती है जिसे हम लोग कहते हैं दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति, तो देखिए जो हमारी दशमलव पद्धति है उसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डेसिमल सिस्टम। तो जो दशमलव पद्धति थी इसके अंदर 10 अंक थे, 10 डिजिट थे। और वो क्या क्या थे हमारे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 10 अंक हैं इन्हीं से पूरी संख्या पद्धति चलती है। इसी से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अब दूसरी पद्धति क्या थी संख्या पद्धति में? तो दूसरी पद्धति हमारी बाइनरी पद्धति, बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम, देखिए बाइनरी सिस्टम में बेसिकली हम दो अंकों का यूज करते हैं, एक 0 और एक 1। तो ये बेसिक है जिसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे। अब उसके बाद देखिए जो हमारे नंबर्स के बारे में हम एक पॉइंट और समझेंगे। जैसे आपने देखा है कि कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज दैट कहीं लिखा हुआ 5 4 5 6 7 में आपसे पूछेगा कि 5 का इकाई 5 का अंकीय मान क्या होगा? अंकीय मान, तो फ्रेंड्स याद रखिए किसी भी संख्या का अंकीय मान वही संख्या रहती है। जैसे कि यहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ है तो इसका अंकीय मान क्या होगा? 5 होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि इसी संख्या का में 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान आप जानते हैं किस तरीके से ज्ञात किया जाता है कि आपने देखा था कि 7 का स्थानीय मान होगा तो 7 गुणा 1 कर लेंगे हम लोग। इसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बेसिक से बता रहा हूँ, शायद आपको आता होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे। 6 को देखिए क्या लिख लेंगे, 6 × 10 इक्वल कितना होगा? 60। तो हम इसी तरीके से पूछेंगे 5 का। आपसे क्या पूछ रहे हैं? 5 का अगर स्थानीय मान पूछ रहे हैं तो कितना बताओगे आप? 500। तो फ्रेंड्स कुछ समझ में आया आपके कि अगर आपसे स्थानीय मान या अंकीय मान पूछेगा तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति को। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब कभी कभी इनका डिफरेंस पूछा जाता है तो याद रखिए उन्हें हम माइनस कर देंगे। तो अब नंबर्स को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 12th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी 11th में है सम्मिश्र संख्याएं। पहले 12th में था, अब ये 11th में है। तो सम्मिश्र संख्याएं, तो जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि x + iy की फॉर्म में होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ये x + iy इस फॉर्म में होते हैं, वेयर x इज द रियल नंबर एंड y is the
इमेजिनरी नंबर। तो देखिए रियल नंबर क्या है हमारी, वास्तविक संख्या है, और इमेजिनरी नंबर हमारे होते हैं जिसमें आई इंक्लूड होता है। देख लेना, जैसे मैं अभी बताता हूं, इसे बोलते हैं काल्पनिक या काल्पनिक संख्या है। अब समझेंगे कैसे? तो देखिए जो हमारे वास्तविक संख्याएं होती हैं वो भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी दशमलव संख्याएं, और दूसरी हमारी होती है इंटीजर, डेसिमल या पूर्णांक लिख लीजिए, पूर्णांक। अब बात आती है कि काल्पनिक संख्याएं हम कैसे पहचानेंगे और वास्तविक संख्याएं कब पहचानेंगे। जैसे आरआरसी ग्रुप डी का अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कि वास्तविक संख्या क्या। वास्तविक संख्या पूछा था, 4 ऑप्शन रखेगा इस तरीके से कि √4 रख देगा, √9 रख देगा, √5 रख देगा, और यहाँ पे रख देगा √-4 या -3 रख दिया उसने। तो फ्रेंड्स आपसे पूछेगा इनमें कौन सी काल्पनिक संख्या है, तो आप बताइए इनमें से कौन सी काल्पनिक संख्या होगी। तो पहली बार हम यही जानने की कोशिश करेंगे काल्पनिक नंबर। देखिए ये जो है यहाँ पे पहले कुछ बेसिक समझ लीजिए फिर बताइए। जैसे एक नंबर होता है आई, ये आई क्या होता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। इसका मान कितना होता है? आई का जो मान होता है ये होता है √-1, और जब हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो आई स्क्वायर इक्वल आ जाता है -1। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें क्या क्या वैल्यू, जिसके अंदर जैसे ये लिखा हुआ है √-3, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं -1 × √3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर × 3। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं i/3। इसका मतलब है कि जो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये जो चौथा नंबर है ये हमारा कैसा होगा? काल्पनिक संख्या। यानी ये वाला जो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कौन सी काल्पनिक संख्या, आपसे ऐसे करके पूछेगा कि कौन सी काल्पनिक संख्या है। तो देखिए आपको पता चल गया इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो काल्पनिक हो। तो यही बात समझ लीजिए कि ये नंबर जो 4th नंबर है ये कैसा होगा? काल्पनिक संख्या होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स भी समझ लीजिए। जैसे जितनी भी संख्याएं हमारी लिखी हुई होती हैं अंडर रूट के अंदर, -2, -3, -4, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, माइनस का अगर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है तो वो सभी नंबर कैसे होते हैं? हमारे काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। रियल नंबर्स की बात कर रहे थे, तो देखिए रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं कि -∞ से लेकर +∞ तक, -∞ से लेके, यानी जितने भी नंबर आप संख्या रेखा पर दर्शाते हैं वो सब हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो यानी -∞ से +∞ तक जितने भी नंबर हैं वो आपके क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं दशमलव संख्याएं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दशमलव संख्याएं हैं हमारी वो भी दो जगह डिवाइड होती हैं। एक होती है रिपीटिंग डेसिमल, और एक होती है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए जो रिपीटिंग डेसिमल क्या, पुनरावृत्ति, रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं? जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं किस तरीके से होते हैं, जैसे समझ लीजिए इन्हें हम p/q के, तो यहाँ समझ लीजिए एक तरीके से समझ लीजिए ये परमेय संख्या, जो वास्तविक संख्या है यही दो जगह डिवाइड हो जाती हैं। एक हमारी होती है परमेय संख्या और एक होती है अपरमेय संख्या है, याद रखना। तो यहाँ पे जो रिपीटिंग डेसिमल की बात हो रही है ये हमारी होती है, इन्हें लिख लेना, इन्हें p/q के रूप में भी लिखा जा सकता है, p/q के रूप में भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी नंबर है, एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, जैसे 0.6 लिखा हुआ है, 0.6
6 बार लगा लिखा हुआ है। अगर मान लो कहीं 0.13 लिखा हुआ है तो इसको ये सभी नंबर जो है हमारे किस तरीके के नंबर होंगे, याद रखना ये सब रिपीटिंग डेसिमल हैं। अब देखिए नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या क्या होते हैं। इसमें हमारी नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आती है हमारी अपरिमेय संख्याएं, याद रखिए। तो इसमें हमारी आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या क्या हैं देख लीजिए, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो सभी नंबर आपके होते हैं अपरिमेय संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लें तो एग्जाम्पल में आप याद रखिए, जैसे पाई, √2, √3, √5, √4 नहीं लेंगे फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 यानी 2 इधर आ जाएगा, 2 के बट्टे 1 लिख के ये P/Q की फॉर्म बन जाता है। तो याद रखिए ये नहीं, तो ये सभी हमारे एग्जाम्पल काहे के हैं, याद रखिए अपरिमेय संख्याएं। अब एक बात नोट करने वाली क्या है कि आप एक चीज देख रहे होंगे कि काल्पनिक नंबर और अपरिमेय संख्याओं में क्या फर्क है। देखिए तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि इसमें इसके आगे माइनस नहीं लगा होगा। इधर देखिए हमने आपसे ये कहा कि इधर -3 लिखा होगा, जब -3 लिखा होगा तो इसका मतलब है कि i√3, बट यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरीके से माइनस नहीं लगा होगा। इस बात को आप समझिए अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। और एक कॉपी पेन ले लीजिए, उस पर लिखते रहिए इन बातों को, जो कि आपका नंबर सिस्टम बहुत अच्छा चैप्टर है और जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमने दशमलव संख्याओं को सीख लिया था। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा कि अब हम पूर्णांक जो है हमारे क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक बोले तो इंटीजर, जो इंटीजर है हम उनको भी कितने पार्ट्स में बांट देते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और आसानी से समझेंगे बिल्कुल। इस तरीके से हमने 3 पार्ट में इंटीजर्स को डिवाइड किया हुआ है। एक तरफ हमने क्या ले लिया है, धन पूर्णांक, सॉरी इधर ले लो ऋण पूर्णांक, इधर हो जाते हैं हमारे ऋण पूर्णांक, इधर हो जाता है 0 और इधर हो जाते हैं हमारे धन पूर्णांक। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहां पे हमारा क्या होता है ये 0। तो अब एक बात याद रखना, ये ना तो ये उभयनिष्ठ है, ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। याद रखिए इस बात को कि जो हमारा 0 है वो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। उसके बाद जो ऋण पूर्णांक है वो हमारे कहां से कहां तक होते हैं, इस बात को समझेंगे। तो याद रखिए -∞ से लेकर के -3, -2, -1 तक के जितने भी हमारे पूर्णांक हैं, जितने भी हमारे नंबर हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो सभी ऋण पूर्णांक होते हैं। धन पूर्णांक क्या होते हैं, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या होते हैं, हमारे धन पूर्णांक होते हैं। इस बात को आप समझिए अच्छे से। उसके बाद हम अगला टॉपिक है, यहां से ही कहानी स्टार्ट हो जाएगी अब नंबर्स की। तो फ्रेंड्स आप कुछ समझिए, जो यहां से देखिए, अब यहीं से बात होगी स्टार्ट प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, उसके बाद यहीं से संख्याएं होंगी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, तो देखिए जितनी भी संख्याएं यहां पर लिखी हुई, जितने भी हमारे धन पूर्णांक हैं, जितने भी धन पूर्णांक हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं।
जैसे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं वो सब क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन अगर वो पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे, होल नंबर की बात करेंगे, तो जीरो से लेकर, जब जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं में जीरो सहित जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलिए हम इन्हीं इंटीजर्स को, इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? याद रखना, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये आपसे, ये एक अपवाद है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। हर एक पेपर के यही रीजन रहता है कि वो 4 ऑप्शन रखेगा और आपसे कुछ ना कुछ पूछ लेगा। पूर्णांक के बारे में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो समझिए इसको। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए जो हमारी सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, उन्हीं को हम किस तरीके से समझेंगे। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं को ही दो जगह डिवाइड कर दिया गया, एक सम संख्या, सम संख्या है, और एक विषम संख्या है। सम संख्या है और विषम संख्या है। यहाँ पे आप लिख लेना इंटीजर, पूर्णांक मान लेते हैं, पूर्णांकों को ही, ठीक है। तो पूर्णांकों को ही, तो जो हमारे पूर्णांक हैं उन्हीं को हमने दो जगह डिवाइड कर दिया, एक सम संख्याएं और एक विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं इन्हें इवन नंबर बोलते हैं और इन्हें ऑड नंबर बोलते हैं। तो याद रखना, सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णता विभक्त हो, जो दो से पूर्णता विभक्त हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 2 2, 1 4 2, कुछ भी नंबर लिखा हो, 8 लिखा हो, बस इतना देखना है आपको, ये संख्याएं दो से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे इन्हें, सम संख्याएं कहेंगे। और विषम संख्याएं क्या होंगी, जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं होंगी, जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं होंगी, जो दो से पूर्णता विभाजित नहीं होंगी वो संख्याएं हमारी होती है विषम संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप समझ लीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इस प्रकार से। और एक बात और याद रखना, जीरो जो एक अपवाद है, तो मैं हमेशा बात करता हूं कि उन पॉइंट्स को भी लेके चलिए जिससे आप जो अपवाद है उनको जरूर लेके चलिए। जीरो, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है। कंफ्यूजन वाली बात है भाई, शून्य एक सम संख्या है तो क्यों है, इसके बहुत से रीजन रहते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे कि शून्य एक सम संख्या है, बट सम संख्याओं में काउंट नहीं किया जाता। इसको क्या होता है, इसको सम संख्या गिना नहीं जाता सम संख्याओं में से। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, हम उसको समझेंगे। तो देखिए आपने देखा होगा कि अगर एक सम संख्या है, सम संख्या को सम संख्या के साथ प्लस किया जाए तो क्या मिलती है हमको, सम संख्या मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 में 2 प्लस करें तो कितना मिलेगा आपको, 4 मिल रहा है। एक सम संख्या के साथ एक सम संख्या प्लस की तो क्या मिल रहा है, एक सम संख्या ही मिल रही है। लेकिन अगर एक सम संख्या के साथ एक विषम संख्या प्लस करें तो हमको कौन सी संख्या मिलती है, सम संख्या में विषम संख्या प्लस करते हैं तो क्या मिलता है हमको, विषम संख्या मिलती है। फॉर एग्जाम्पल समझिए जैसे 2 में हमने 1 प्लस किया तो हमको क्या मिला, 3 मिला। लेकिन विषम संख्या प्लस विषम संख्या कर दें, विषम संख्या प्लस विषम संख्या कर दें तो देखो हमको क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, सम संख्या। जैसे 1 प्लस 3 करो तो कितना मिला आपको, 4 मिला। अब देखिए अगला है कि जैसे अगर हमने मान लो कि किसी विषम संख्या में वो सेम इसी तरीके रहेगा, ध्यान रखना सम विषम, अगर यहाँ विषम कर लोगे और यहाँ पे आप सम कर लोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे नॉर्मल की बात है, आपको विषम संख्या ही मिलने वाली है।
तो वो कोई ये और ये सेम क्वेश्चन है, बस समेशन बदलेगा। अब समझना मेरी बात, अगर दोस्त हम ये समझें कि सम संख्या में अगर यहाँ पे हमने सम संख्या क्या मान ली, यहाँ पे 0 मान लें, यहाँ पे क्या मान लें 0 मान लें। देखिए अगर सम संख्या को 0 मान रहे हैं, 0 को अगर क्या मान रहे हैं सम संख्या मान लें, तो देखो 2 + 0 रखने पर देखो हमको 2 मिल रही है, यानी हमारा ये वाला रूल सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सम संख्या मान रहे हैं तो देखो 2 पे 0 जोड़ेंगे तो 2 मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला रूल सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर हम विषम संख्या मान लें तो क्या ये दूसरा रूल सेटिस्फाई हो रहा है। देखो सम 2 हो गया, ठीक है, विषम संख्या अगर हमने क्या माना 0 मान लिया, 0 को क्या मान लिया विषम संख्या मान लिया, और जब 0 को विषम संख्या मान लिया तो हमको क्या मिलेगा, मिलना चाहिए था विषम संख्या, लेकिन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्या आपको यहाँ पर विषम संख्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी 0 है वो एक सम संख्या है, लेकिन इसको सम संख्याओं में गिना नहीं जाता है, ये एक अपवाद है। इसीलिए किंतु इसे गिना नहीं जाता है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। सम संख्याएं समझ में आई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, जो 2 से कट जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं वो हमारी क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। और अगला नंबर हमारा रहता है पॉजिटिव इंटीजर, यानी अब हम लोग समझेंगे धनात्मक पूर्णांक। जो हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं पॉजिटिव इंटीजर, ये अब आप बहुत अच्छे से समझना। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनको भी हम 3 जगह डिवाइड कर देते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको हम 3 जगह डिवाइड करते हैं। उसमें याद रखिए जो हमारे एक तो नंबर एक हो जाता है, और एक नंबर होते हैं भाज्य संख्याएं, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं अभाज्य संख्याएं, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग भाज्य संख्या। ठीक है, एक होती है हमारी भाज्य संख्याएं और एक वो होती हैं जो एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे एक क्या है, ये अपवाद है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि जो अपवाद है उन्हें आप लिख लेना, नोट कर लेना, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो एक क्या है, एक अपवाद है, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इस बात को आप समझ लेना अच्छे से। उसके बाद अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो देखिए आ मीन्स क्या होता है, नहीं, या तो ये आप ये याद कर लीजिए, ऐसी संख्याएं, दो परिभाषाएं हैं, देखिए ऐसे याद करना, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 खंड हो। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वो हमारी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपसे हमने कहा कि सर एक बात बताइए, एक भाज्य है या अभाज्य है, तो हमने कह दिया एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, क्योंकि ये एक अपवाद है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हमने कहा सर दो कैसी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य है, तो याद करिए जो 2 है वो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि सर इसके 2 ही फैक्टर हो पाएंगे, एक तो 1 और एक 2। अब देखिए 2 के अलावा, इन 2 के अलावा कोई भी फैक्टर इसका नहीं होगा। एक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। या आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो संख्याएं हमारी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो फॉर एग्जाम्पल याद रखिए संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
डॉट डॉट डॉट। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप लिख लेना, नोट कर लेना, जो कि आपके काम आने वाले हैं और एग्जाम्पल पेपर में छपने वाले हैं। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो आप हैशटैग डाल के नोट करेंगे, तो पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। पहला पॉइंट, दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। उसके बाद 1 से 50 तक, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं। तीसरा पॉइंट, 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं। 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आई होप इतने पॉइंट्स जो हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लेना, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 4 ले लें, 4 ले लें। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लेना कि 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, याद करना इस बात को। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। फिर देखिए 4 हो गया, 9 हो गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या। 4 के बारे में जान लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। तो यहाँ देखिए अब 4 हो जाएगी, अगली संख्या होगी 6, और फिर है हमारी 8, फिर होगी 9, फिर होगी 10। इस तरीके से फिर आगे जितनी संख्याएं हैं इनकी, और हाँ देखिए इनका योग याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती, इनको हमें पता होना चाहिए। बस मैं रूल याद कर लीजिए। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड की भी बात समझा रहे हैं। जैसे 4 के आप गुणनखंड करोगे तो 4 के गुणनखंड आपको क्या क्या मिलेंगे? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 4 मिलेगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, इसका मतलब 4 की संख्या होगी भाज्य संख्या होगी। या हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या का भाग चला जाता है, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या क्या है? याद कर लोगे कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या 1 और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप नोट कर लीजिए, लिख लेना, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको।